नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। ज्वेलरी जैसे महिलाओं का एक वीक पॉइंट कहा जाता है, वैसे ही पुरुषों के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। और ज्वेलरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट या सिर्फ एक ज्वेलरी चॉइस के तौर पर नहीं, तो उसे किस तरीके से मेंटेन करना है और सारी डिटेल्स हम लेने वाले हैं नागपुर के जाने माने करण कोठारी ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कोठारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे मैंने कहा कि नागपुर में एक जाना माना नाम है करण कोठारी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। लगभग 50 साल से ऊपर हो गए हैं कि ये एक मतलब नागपुर के कई ऐसे परिवार हैं जिनका एक विश्वसनीय नाम है करण कोठारी ज्वेलर्स। तो ये जर्नी आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं धन्यवाद चाहूँगा यूसीएन का, जो उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों तक के बातचीत करने के लिए। करण कोठारी ज्वेलर्स का जो स्टार्टिंग है 1965 से है, कोठारी ज्वेलर्स से। ये हमारे ग्रैंड फादर जो है मगनमल जी में कोठारी, उनके द्वारा उनका एक सेटअप हुआ है। मैं इस इंडस्ट्री में 1986 से हूँ। जो कस्टमर्स है हमारे, उनके एक अच्छा जुड़ाव है, जो कि 2 और किसी की 3 जनरेशन तक के हमने एक जर्नी देखी है। सर, यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी आपने जैसे कहा कई परिवार हैं जिनकी 2-3 पीढ़ियाँ हैं कि वो कहीं नहीं और बराबर कुछ भी, अगर ज्वेलरी छोटी मोटी से लेकर जो भी आप कहे, जैसे शादी ब्याह है या कोई भी बड़ा फंक्शन है, ज्वेलरी के लिए आएंगे तो बस करण कोठारी ज्वेलर्स। क्या लगता है आपको, ऐसा क्या खास है करण कोठारी ज्वेलर्स में कि लोग खींचे चले आते हैं और 1-2 नहीं तो जनरेशन टू जनरेशन ये चल रहा है? हर इंडस्ट्री में एक बदलाव आता है और उसमें बदलाव के 2 कारण रहते हैं। एक होता है कि आगे फ्यूचर प्लानिंग, और दूसरा होता है कि जो आप कंस्टेंसी है उसमें किसी तरीके का बदलाव लाना। करण कोठारी ज्वेलर्स में पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने एक ही चीज़ को माना है, वो है कस्टमर की चॉइस। उनकी समय रहती हुई जनरेशन वाइज, जैसे मैंने बताया कि 3 जनरेशन, तो हमने 2 जनरेशन देखी, तीसरी अभी स्टार्ट हुई है। तो एक जनरेशन वाइज जो आपका जो आगे का जो ट्रेंड है, उसमें आपकी वर्किंग, आपकी डिज़ाइनिंग, आपके बिहेवियर, ये सारी चीज़ों में बदलाव लाना ज़रूरी रहता है, जो समय समय पे हम करते आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, हमारी जो भी प्रामाणिकता है और जो विश्वसनीयता है, वो हमने उसी तरीके से मेंटेन किया है जो हमारा फर्स्ट डे से था। तो ये 2 कारण हैं कि इसमें आप कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आप इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस होती है। यदि आप उसको एक दशक से आप कंटिन्यू करते हैं तो वो दशकों से वो चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसे चेंज ज़माने के साथ हर किसी को थोड़ा बहुत क्यों ना हो, लेकिन बदलना ज़रूरी है। तो आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि ज्वेलरी का जो ट्रेंड है फ़िलहाल में आपको क्या नज़र आता है? जो एक सुंदरता का रहता है, जो कि एक कि जैसे फैब्रिक का, जैसे कॉस्मेटिक का, तो उसी समय ज्वेलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ज्वेलरी में आपका वेयरिंग के हिसाब से वो ज्वेलरी को समय समय पे आपको चेंजेस भी मिलते हैं। जैसा आज फैब्रिक में आप वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, उसके पहले लुगड़ा शालू था, फिर साड़ी आई, फिर सलवार आए। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में को मैच होता हुआ जो ज्वेलरी होता है, उस चीज़ को हमारे जो रीजनल कल्चर है, उस कल्चर को हम लोग सेट करते हैं। जैसे एक सपोज लीजिए, एक महाराष्ट्रियन लेडी है जो कि 35 इयर्स की है, एक वुमन है जो 55 इयर्स के है, और एक कॉलेज पास लड़की है जो कि 20 साल की है। अब तीनों वेयरिंग है, पर तीनों जो संप्रदाय वाइज और वेयरिंग वाइज उनको जो बैलेंस करते हैं, पंजाब के हो, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, तो सबका एक कल्चर होता है। तो ये जो कल्चर है ना, ये पारंपरिक कल्चर हमारे वेयरिंग में मिक्स हो सकता है, पर ज्वेलरी में मिक्स होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हमें
डिज़ाइनिंग के पार्ट में बहुत प्रिकॉशन करना पड़ता है। और प्राय आज धीरे धीरे जो है वेस्टर्नाइजेशन, जो कॉस्मो कल्चर बोला जाता है, वो आते जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो रहा है। जैसे हर चीज़ आप देखेंगे तो एक ब्रांड को प्रमोट हो रहा है, तो ब्रांड एक अपनी कलर, एक डिज़ाइन, एक उसका जो एक फेसबैक होता है, उसका फेस होता है, उसको वो लेके चलता है। एक डेकेड में चलता है वो ब्रांड होता है। कि आप मान लो बुल्गारी है, आप सपोज कीजिए कार्टियर है, तो एक ये ब्रांड है, तो ब्रांड ये इंटरनेशनल ब्रांड है। तो वैसे ज्वेलरी में इंडिया में जो ब्रांड है वो अब धीरे धीरे इंटरनेशनल का रूप लेते जा रहा है। पर आज भी 90% जो ज्वेलरी का जो वेयरिंग परसेंटेज है वो रीजनल वाइज ही है। तो रीजनल वाइज हमें अलर्ट रहना पड़ता है ज्वेलरी के पहनावे के। आज जो कस्टमर का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो हमारे जो सेल्स CRO रहते हैं, उनका प्रेजेंटेशन, उनको वो ट्रेनिंग दी जाती कि किन्हें कौन सी चीज़ बतानी है, कौन सा प्रोडक्ट बताना है। पास में तो हमारे सैकड़ों पीसेस होते हैं, पर उनके पास उतना समय नहीं होता है। तो वो कल्चर को भी हमको एक एजुकेशन लेवल पे हमारे टीम मेंबर को सेटअप करना पड़ता है, ताकि वो जब भी आए, ये भैया के सामने आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी चॉइस की मेरी ज्वेलरी बताई। तो ये जो क्लिक ऑफ होता है, ये पीछे बैकग्राउंड, इसका पूरा एक रूपरेखा बनता है और फिर कस्टमर जो रहते हैं उनके सामने ये प्रेजेंटेशन दिया जाता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही उनकी जो चॉइस है उसे देखते हुए आपको भी प्रेजेंटेशन देना है कि किस तरीके से आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनकी चॉइस की ज्वेलरी उनके पास पहुंचे। ये आपको पूरी ट्रेनिंग अपने स्टाफ में, अपने टीम मेंबर्स में देकर उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। सर, अभी आपने जैसे कहा कि ट्रेंड के साथ चेंज होते हैं चीज़ें और रीजन वाइज भी काफ़ी चॉइसेस रहती हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले एक ज़माना था जब हीरा मतलब गिनती के कुछ लोगों के पास ही हुआ करता था। अब हीरा हर कोई चाहता है कि छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट एक हीरा हो। तो आपसे मुझे ये जानना है कि गोल्ड बायर्स और डायमंड बायर्स, कैसा इनका अभी फ़िलहाल परसेंटेज है? देखिए, अभी डायमंड बायर्स का तो रेशो काफ़ी बड़ा है। मैं कहूँगा कि जो एक टाइम में 70-30 था, 70 गोल्ड और 30 था, तो आज रेशियो ऑलमोस्ट 40-60 हो गया। 60 स्टडेड ज्वेलरी ले रहे हैं और 40 रेगुलर ज्वेलरी ले रहे हैं। रेगुलर इन द सेंस जो क्लासिकल होता है, जो वेस्टर्न का जिसमें प्रपोर्शन नहीं है। वेस्टर्न के प्रपोर्शन का मतलब होता है स्टडेड। उनमें स्टडेड में कॉस्मो कल्चर आता है, उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, उसमें जो एक रंग होता है कि भी उसमें जेमस्टोन, उसमें आपका जो डायमंड हो गया, तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका ज्वेलरी का कल्चर डे बाय डे बहुत बढ़ते जा रहा है। रेशियो 50% प्लस ही मान के चलूँगा उन चीज़ों का। और उसमें रियल जेमस्टोन होते हैं, कुछ सेमी प्रेशियस भी होते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं और जो गोल्ड के साथ में चले जाते हैं। मीन्स दे आर बाइंग रियल गोल्ड ज्वेलरी बट दे आर बाइंग विथ सेमी प्रेशियस। और CZ हो गया या सौरास्की जेमस्टोन हो गया, उसके साथ में 30-40% जो होते हैं जो बिलीव करते हैं कि मुझे सच्चा हीरा पहनना है। एक प्रकार से जब वो मैरिज फिक्स होता है, उसका वेडिंग के लिए जब तैयारी करते हैं, तो उसकी जो पहली बाइंग होती कपल की, हमारा एक सर्वे किया है इंटरनल, उसमें 80% जो जनरेशन है, जो यंग पीपल है जिनका एंगेजमेंट अभी फिक्स हुआ है, तो जो फर्स्ट रिंग होता है दे आर प्रेफरिंग इन डायमंड। अब इससे आप इवेलुएट कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन का जो एक एस्पिरेशन है वो डायमंड की तरफ है। तो सर, अब हमने जब डायमंड की बात छेड़ ही दी है, ये टॉपिक आ ही गया है और आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड हैं अब, तो हमारे दर्शकों को क्या आप बता सकते हैं कि जब वो डायमंड खरीदने जाए तो कैसे उसको परखना है, मतलब किस तरीके से वो जानना है ये ओरिजिनल है या कैसे वैल्यूएशन उसका करना है? सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डायमंड ज्वेलरी जो है
वो केवल एक सर्टिफिकेट और ज्वेलरी से सोल्ड नहीं होती। उसमें सर्टिफिकेट के जो पैरामीटर्स होते हैं 4C, कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट वेट। तो ये जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर से इसका इवेल्युएशन होता है, उसकी क्वांटिफाई होती है, और साथों साथ में अच्छा ज्वेलर्स के यहाँ से लेना और एक अनऑर्गेनाइज प्लेयर से लेना बहुत अंतर है। जब डायमंड ज्वेलरी बनती है तो इसके करीबन 30 से 35 पैरामीटर्स ऐसे तय किए गए हैं। वो पैरामीटर्स के तय करके फिर कस्टमर के पास में ज्वेलरी पहुंचती है। क्वालिटी ग्रेजुएशन से लेके, कटिंग से लेके, उसका शेप और ज्वेलरी का कंटेंट से लेके, बट नेचुरल हम लोग 2 ही चीज़ को पैरामीटर्स में करते हैं। गोल्ड की प्योरिटी रहती है और एक डायमंड का कैरेटेज और क्लैरिफिकेशन रहता है। पर इसके अलावा जब हम ज्वेलरी लेते हैं तो ज्वेलरी में डायमंड का वजन एंग्रेव्ड होना बहुत ज़रूरी रहता है। डायमंड में उस ज्वेलर्स का नाम एंग्रेव्ड होना जरूरी रहता है ताकि उसका एक आइडेंटिफिकेशन कोड रहे। आज की तारीख में बहुत सारे डायमंड में अदर देन डायमंड की कैटेगरी आ गई है, जैसे कार्बन डेटेड डायमंड आ गया है जो कि मैन मेड होते हैं। तो उसका जो एक CVD टेस्टिंग होता है जो कि नॉर्मली जो IGI लैब द्वारा किया जाता है, वो मापदंड से ज़रूर पास होना चाहिए। साथों साथ अभी IGI सर्टिफिकेशन की जो ग्रेडिंग पैरामीटर है वो ज्वेलरी पे भी रिमार्क होती है, ताकि कल आपका पेपर भी मिस हो जाए तो ज्वेलरी पे एंग्रेव्ड रहती है। कल वो पेपर भी मिस हो गया और ज्वेलरी का एंग्रेव है तो वो डेटा कहाँ से लाना है, तो आप उनके वेबसाइट पे जाके उनका डेटा भी आप अपडेट कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं। 30 पैरामीटर्स होते हैं एक ज्वेलरी बनाने के लिए। वो सारे पैरामीटर्स क्या वो ज्वेलर्स फॉलो कर रहा है क्या, ये मानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वेलरी लेते टाइम में एक रिलायबल सोर्सेज से आप लीजिए ज्वेलरी, जिनका पीछे बैक फ्रेम हो और आने वाली जनरेशन जो आप जिनके लिए आप बाय कर रहे हैं उनके साथ में भी उनका उतना ही रिलेशनशिप हो। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि आप थोड़ा बहुत जानकारी भी रखते होंगे तो भी परखना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली अगर ज्वेलरी की बात करें तो। सर आपसे अब एक मुझे ये जानना है कि जैसे हम जब डायमंड खरीदते हैं तब उसकी जो प्राइस होती है और हम अगर उसको रीसेल करते हैं तो उस तब की जो प्राइस है, तो ये डिफरेंस क्यों? कोई भी प्रोडक्ट, वो ज्वेलरी नहीं, कोई भी प्रोडक्ट यदि आप उसको एक्सचेंज करते हैं या उसको अपग्रेड करते हैं तो एक उसका जो भी जो टेन्योर रहता है, जो टैक्सेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, हैंडलिंग चार्जेस, वो सारे उसमें एड ऑन हो जाते हैं। उसी तरीके से जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें GST लगता है, साथों साथ उसमें सर्विस टैक्स लगता है जो GST में काउंट होता है, और साथों साथ में जब आप बारीक बारीक से जो हीरे होते हैं वो जब स्टड किए जाते हैं उसमें कुछ ब्रोकन होता है। उसके बाद में जब आप उसको यूज़ करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ हैंडलिंग कुछ स्टोन भी आपके क्रैक हो सकते हैं, बाय मिस हैंडलिंग हो सकता है। उसके बाद में जब आप उसको रिप्लेस या चेंज करने आते हैं, गोल्ड और डायमंड निकाल के फिर नए सिरे से बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 10 to 15% ओवरऑल ब्रेकेज होता है, लॉसेस होते हैं। तो वो सारे जो लॉसेस होते हैं वो डिफरेंशिएट आपका बाय बैक में होता है। गोल्ड में तो जैसे मेकिंग लेस हो जाता है, डायमंड में 8 to 10% का जो ब्रोकन लॉस होता है वो आपसे वो एक्सचेंज डिफरेंस में लिया जाता है उसमें। क्योंकि हमेशा यही लगता था कि जैसे सोना तो हम लोग सब ऑलमोस्ट जानते हैं कि यूज़ करने से थोड़ा सा उसका जैसे झीजते हैं, हाँ, वो वैसा हो जाता है, तो लेकिन डायमंड का क्यों, ये हमेशा सवाल रहता था। नहीं, सेम ये जैसा गोल्ड में आपने बताया कि गोल्ड में घिस जाता है, तो उसी तरीके से, क्योंकि आप उसको एक बहुत आप ऐसा ज्वेलरी है कि कुछ रेगुलर वेयरिंग होता है, कुछ कैजुअल वेयरिंग होता है, पर रेगुलर वेयरिंग ज्वेलरी का हम देखा जाए तो उसका आप ये समझ 365 डेज इंटू मल्टीपल आप है तो कितने दिन तक के आपने उसको कंज्यूम किया है। तो यू हैव टू टेक केयर योर सेल्फ एंड ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा देना चाहिए ध्यान, जैसा आप अपने पे ध्यान देते हैं, जो कॉस्मेटिक आप सारी चीज़ें आप उसको अपने आप को मेंटेन करते हैं फिजिकली, तो उसी तरीके से ज्वेलरी को भी एक बहुत ज़रूरी मेंटेनेंस का है कि एक मिनिमम आप एक
6 मंथ में जो रेगुलर वेयरिंग ज्वेलरी रहती है उसको एक क्लीनिंग प्रोसेस, जैसे आप हमारे यहाँ लॉन्ड्री शॉप्स है वैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे शोरूम्स में मेंटेनेंस काउंटर्स है, तो आप वहाँ जाके उनको दीजिए। आपको एक रिलायबल सोर्स में देंगे, उनके पास में खुद के पॉलिशिंग सेंटर्स है, सारी चीज़ें वो आपको अपग्रेड करके फिनिश करके देंगे, वो पूरी क्लीन हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे हर ब्रांच में हमने एक स्पेशली काउंटर ओपन रखा है जिसमें आपने कहीं की भी आपकी 4 जनरेशन 5 जनरेशन, हमने एक पूरा हमारा रिपेयरिंग सेंटर हमने सेटअप किया, बहुत सुंदर सेंटर है, 15 जनों की टीम है, और वो आपका जो है पूरा SOP जो कि आपका कंटेंट आप ही तक पहुँचे, वो एक एश्योरेंस, और हमारे की एंड लॉक में हमारी प्रीमाइसेस में वो सारा प्रोसेस होता है, ताकि हमारी उसमें गारंटी रहती है कि आपने जो वज़न दिया है वही वज़न हम आपको रिटर्न दें। तो ये एक नॉर्मल हर ज्वेलर्स के यहाँ रहता है। स्पेशली हम लोग इसके लिए स्पेशल काउंटर रखे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे एक प्रथा है जो कि ईयर ऑन ईयर जो पुश्तैनी जो लोगों का लगाव रहता है। कई लेडीज़ आते हैं जो बताते हैं कि ये मेरी 4th जनरेशन से, ये मेरी बहुत हेरिटेज जो रही है, मुझे बहुत लाभी है, ये मेरे लिए बहुत शगुन है, ये मेरी उनकी एक निशानी है। तो ये उनको ध्यान में रखते हुए हम उस पर ना बगैर उसको टेम्पर्ड किए उसी को कैसे अभी करंट यूज़ करना, ये भी हमारे यहाँ गाइडेंस रहता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपके मन में विचार होता है या कुछ कस्टमाइजेशन है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे वो सर्विसेज अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया, मतलब एक स्टोर में सारे काम ज्वेलरी से रिलेटेड, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे आपका चॉइस हो, आपके बजट में सारी ज्वेलरी हो। सर जाते जाते आखिरी सवाल और बहुत इम्पॉर्टेंट कि अभी तक 55 इयर्स एंड अबव करण कोठारी ज्वेलर्स सर्व कर रहे हैं नागपुर के सभी लोगों को, सभी नागपुर वासियों को, तो आने वाले नए साल में क्या खास एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करूँगा 2022 मंगलकारी रहे, और जो हमने 2 साल से जो पेंडेमिक को झेला है वो ये साल हमें बिल्कुल, गणेश जी हमें इससे पूरे निजात पाएंगे और समृद्धि सुख और रहे, और खूब ज्वेलरी नागपुर वासी परचेस करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अच्छा मेंटेनेंस ज्वेलरी के बारे में बताया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।